चलो ये ट्यूटोरियल्स का डाउट्स ले लेता हूँ बहुत क्विकली। क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट नहीं है बिकॉज थ्योरी पढ़ा हुआ बच्चों। ml स्क्वायर बाई 12 साइन स्क्वायर थीटा, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। म्यूट कर लो, किसी कारण म्यूट नहीं है। सेकेंड डाउट है क्या बच्चों? There is a square frame made by 4 identical rod. सेकेंड अच्छा से सवाल है। 3 एक्सिस दिखाया हुआ I1, I2, I3, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, कैसे निकालेंगे? बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। मैं स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ, शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ। बच्चों ये सवाल था। चार रॉड है और मैं बता रहा हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आएगा तो फिर सवाल कर नहीं पाओगे। JR बैच बस देख लो, तुम्हारा एक्चुअली क्लास गलती से लग गया था इस बैच के साथ, तो इसको पढ़ा रहा हूँ मैं। फिर भी तुम्हें भी फायदा करेगा बिकॉज पढ़ा हुआ तो है ही। इस एक्सिस के अबाउट निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मिड पॉइंट से पास कर रहा है रॉड 1, रॉड 2, रॉड 3, रॉड 4। इसके अबाउट आई क्या लिखेंगे? रॉड 1 का हो जाएगा बच्चों ml स्क्वायर बाई 12, वही रॉड 3 का भी हो जाएगा तो ट्वाइस। If we talk about rod 2 and 4, so what is the distance? L by 2। हर एलिमेंट का डिस्टेंस L by 2 है बच्चों, तो क्या हो जाएगा m, हर पार्टिकल का सेम डिस्टेंस L by 2, तो सिंपली mr स्क्वायर। 2 रॉड है इसलिए ट्वाइस। क्या ये बात समझ में आई? दूसरा केस कहा? ये एक्सिस है, ये एक्सिस। बड़ा बढ़िया सवाल है ये, बहुत ही बढ़िया डायगोनल। अब बताओ ये कैसे रोटेट करेगा? एक रॉड ये, एक रॉड ये, स्क्वायर है तो कह सकते हो कि एंगल 45 होगा। yes, देखो ये रॉड के साथ ये एक्सिस कितना एंगल बना रहा है बच्चों? 45 डिग्री। एक्सिस इज इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड। प्लेन ऑफ द फ्रेम, फ्रेम बोर्ड के फ्रेम में ड्रॉ किया। अब ये भी 45 है, ये भी 45, ये भी 45, तो एक का हो जाएगा m इन पॉइंट से पास करा इसलिए स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर 45 और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जितने बच्चे क्लास अटेंड करेंगे समझ में आया क्या? ये अच्छा सवाल है। जो भी 12th yes, बच्चे दे रहे हैं वो भी गड़बड़ कर देंगे इसमें। अब एक और एक्सिस शायद ये था, इस एक्सिस के अबाउट इसका और इसका सेम हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 3, इसका भी ये सेम डबल प्लस इसका कितना हो जाएगा ml स्क्वायर, बिकॉज सारे एलिमेंट का डिस्टेंस इक्वल। इसके अबाउट कितना हो गया? 2 कॉमन, ml स्क्वायर कॉमन, 1/12 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा? ये 2ml स्क्वायर बाई
12 into 1 plus 3 2ml square by 3। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? इसके अबाउट 2/3 4 ml square by 3 into 1 by 2, ये भी 2 ml square by 3। ठीक है बच्चों, और इसके अबाउट ये आ गया, कितना आ जाएगा ये? 5/3 ml square। 5 ml square by 3। ओके, अच्छा बताना क्या इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वैलिड होगा? हाँ सर होगा। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वैलिड होगा क्या? होगा। अगर इसके अबाउट आई है बच्चों, तो इसके अबाउट भी क्या होगा? आई ही होगा, सिमेट्री से। और दिस प्लस दिस, ये एक्सिस हो जाएगा बच्चों, ये एक्सिस। और इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो अभी तो बहुत इजीली बता दो कि कितना आ जाएगा। 4 ml square by 3। और नहीं तो कुछ नहीं करना, इस रॉड का अगर इस एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है, इस एक्सिस के अबाउट, तो एक रॉड का निकाल लो इस एक्सिस के अबाउट, तो पहले इसके अबाउट प्लस ये, तो जाएगा ml स्क्वायर बाई 12 इसके अबाउट, प्लस ml बाई 2 का स्क्वायर md स्क्वायर, बच्चों आ जाएगा ml स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा। ये चेक कर, इसका हो गया ml स्क्वायर बाई 3। ये चार रॉड है, चारों आइडेंटिकल है, तो टोटल कितना हो जाएगा? आई 4। तो ये दूसरे तरीके से भी कर लिया और यही आया। कुछ समझ में आया? इनफैक्ट इसके अबाउट पता है ना, ml 4 ml स्क्वायर बाई 3, तो उससे हम इसके और इसके अबाउट बता सकते हैं, हाफ हो जाएगा। एंड देन अब तुम्हें याद होगा कि हमने पढ़ाया है, इनफैक्ट मैं ये एक्सिस के अबाउट पूछा था निकालने के लिए, ये एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए पूछा, बेसिक से किया। अभी कह सकते हो कि इसके अबाउट आई डैश है, तो इसके अबाउट भी आई डैश, और आई डैश प्लस आई डैश ये हो जाएगा। सो नाउ you can draw the conclusion, ये एक्सिस हो, ये एक्सिस हो, या किसी एंगल पे एक्सिस हो, सबके अबाउट कितना हो जाएगा बच्चों? सेम, यही हो जाएगा। इज इट क्लियर समर्थ? सर 9 क्वेश्चन में 9th में डाउट है। ये होमवर्क में भी दिया था, 9th क्वेश्चन पढ़ लो। ट्रायंगुलर फ्रेम है, मेड बाय 3 रॉड, ईच ऑफ मास m and length a, its moment of inertia about an axis passing through a vertex and perpendicular to the third side. So this is equilateral triangle, mass m, length l, एक a दे दिया है, और एक्सिस क्या कर रहा है? एक वर्टेक्स से पास कर रहा है, दूसरे के परपेंडिकुलर है, बॉडी के प्लेन में है। तो बताओ ये एंगल कितना हो जाएगा? कैन यू से दैट कि दिस इज 30 डिग्री? बच्चों इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट
इन पॉइंट से पास का ml²/3, एंगल है 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30, एक और एक 2 रॉड ट्वाइस, इसका कितना हो जाएगा? अंश स्तंभत बताओ क्या होगा इसका? इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट ma²/12। बहुत बढ़िया, हो गया सॉल्व। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में जो चल रहा था वो चल रहा था एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, नहीं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम में क्या पढ़ाया था? डेफिनेशंस पहले पढ़ाया, क्योंकि पॉइंट है O, एक पार्टिकल है P, इसका वेलोसिटी पार्टिकल का कुछ नाम देते हैं A, मोमेंटम ले लेता हूं P, O से पार्टिकल A का पोजीशन वेक्टर है R, so angular momentum of the particle A about point O is defined as R cross P. देवेश व्यास, ये फॉर्मूला क्लियर? ये सिमिलर है जैसा टॉर्क में डिस्कस किया था वैसा ही है। Yes, sir. अभी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ये एंगल लेट थीटा है, तो जाएगा बच्चों आर पी साइन थीटा मैग्नीट्यूड में। हाउ टू सी द डायरेक्शन? आर क्रॉस पी इधर है, सो एल जो है वो परपेंडिकुलर टू आर as well as L is perpendicular to momentum। मैग्नीट्यूड इतना लिखा, इसको बच्चों ऐसे लिखे थे R इंटू पी परपेंडिकुलर, या इसी को हमने ऐसे लिखा था R साइन थीटा को एक साथ लिख लो, R परपेंडिकुलर इंटू पी। JR बैच थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा मुझे लगता है। ओके अबाउट P cos थीटा के कारण कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा, P साइन थीटा का कारण होगा R इंटू पी परपेंडिकुलर। है ना? बिकॉज अगर हम इसकी बात करें तो R और P ये सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, तो ये वाला मोमेंटम R के लॉन्ग जो मोमेंटम है उसके कारण एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट नहीं होगा, R के परपेंडिकुलर जो मोमेंटम है उसके कारण होगा, R इंटू पी परपेंडिकुलर। या इसी का एक और तरीका बताया था, P को बढ़ा दो ऐसे एंड ड्रॉप परपेंडिकुलर, इसके मोशंस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड आर परपेंडिकुलर। आई होप कि ये सबको क्लियर है। बच्चों इसके बाद हमने कहा था जैसे एंगुलर मोमेंटम टॉर्क पढ़ाया था वैसा ही कैलकुलेशन है, इसलिए बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया था। एक सवाल करवाया था इसके बाद, हमने कहा था कि पार्टिकल है जो कांस्टेंट पी से मूव कर रहा है, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट, O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम विद द टाइम क्या होगा? ये बड़ा धोखा देने वाला सवाल है, धोखा नहीं मतलब ये गलती कराने वाला सवाल है। मैंने गलती करवाया था तुम लोगों से,
कहा था p जो है वो तो कांस्टेंट वेक्टर है और r जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो l क्या होगा, कांस्टेंट या चेंज होगा? कांस्टेंट। ये कंफ्यूज हो जाता है यार, ये कांस्टेंट ये चेंज हो रहा है इसलिए l चेंज हो जाएगा। नहीं, ये चेंज नहीं होगा। देखो r इंटू पी परपेंडिकुलर, इसमें एग्जैक्टली r और p सिर्फ नहीं है, r है, p है और साइन थीटा है। अब कहेंगे p कांस्टेंट है, r चेंज हो रहा है तो थीटा भी चेंज हो रहा है, और r साइन थीटा ये जो है वो कांस्टेंट है। चाहे पार्टिकल यहाँ हो चाहे कुछ देर बाद यहाँ चला गया, r चेंज हो गया तो थीटा भी चेंज हो गया, बट r साइन थीटा यही रह जाएगा। तो ये बढ़िया से सवाल है। So angular momentum about an axis कैसे निकालने के लिए कहा? जैसे टॉर्क में बताया था। अभी ये बोर्ड के प्लेन में नहीं, ये कोई भी हो सकता है, बोर्ड के प्लेन में भी हो सकता है। अगर एक्सिस और ये बोर्ड के प्लेन में है बच्चों, मोमेंटम भी और एक्सिस भी, तो इसको ना ऐसे बढ़ा दो। अगर बोर्ड के प्लेन में ही है तो कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेगा, तो इस पॉइंट के अबाउट एंगल ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो। r क्रॉस p। ओके सर, आप तो कह रहे हो कि एंगल ऑफ मोमेंटम अबाउट ओ जीरो है। एंगल ऑफ मोमेंटम किसी पार्टिकल का किसी एक्सिस के अबाउट कैसे निकालते हैं? तो हमने कहा था कोई भी एक पॉइंट ले लो ओ डैश, उसके अबाउट एंगल ऑफ मोमेंटम निकालो। वो एंगल ऑफ मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, उसका कंपोनेंट ले लो अलोंग द लाइन, दैट इज एंगल ऑफ मोमेंटम अबाउट द एक्सिस। ये पूरा लाइन सुना क्या? कंपोनेंट ऑफ angular momentum any point on the line along the line component of angular momentum about any point on the line along the line is ये मुझे लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड हो गया, सही से लिखा नहीं। क्या बच्चों समझा या इसको दोबारा समझाऊं?
मैं पहले ये पढ़ा चुका हूं। इस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट लो, उस पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम निकालो, वो कोई एंगल पे होगा, उसका कंपोनेंट ले लो लाइन के लॉन्ग, दैट कंपोनेंट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम अबाउट द लाइन। और वो कोई भी पॉइंट चूज करोगे उससे ये इंडिपेंडेंट होगा, ये ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं टॉर्क में। तो ये डिफरेंस समझना, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए पॉइंट और अबाउट ए लाइन। और ये डिफरेंस समझने के लिए मैं एक बड़ा अच्छा सा सवाल लेता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरे हर क्लास में ये रहता है सवाल, और आईआईटी ने भी पूछा है, जेईई मेन ने 2-3 बार पूछ चुका है, आईआईटी ने भी 2-3 बार पूछ चुका है। लिखो कॉनिकल पेंडुलम। और बच्चों एकदम अच्छे से समझना इस चीज को, ये डिफरेंस क्लियर करेगा। कॉनिकल पेंडुलम क्या होता है? एक सिंपल पेंडुलम लिया एल लेंथ का, इसका मास m, इसको हॉरिजॉन्टल सर्किल में रोटेट कराना है। अब सही बना? ऐसे रोटेट कर रहा हूं ओमेगा से। इसका रेडियस ले लिया सपोज r, तो L और R दिया हुआ है तो थीटा नहीं दिया रहेगा, या थीटा दिया हुआ है L दिया हुआ है तो R नहीं दिया रहेगा। क्या रिलेशन होगा? L sin थीटा इज इक्वल टू R होगा। इस पॉइंट को नाम देता हूं बच्चों C, और इस पॉइंट को नाम देता हूं O। मुझे इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालना है अबाउट C। बहुत ही बढ़िया सवाल है, लिखो देयर इज ए कॉनिकल पेंडुलम rotating with angular velocity omega as shown in figure। बच्चों आज ये सवाल सीख लिया मतलब आज का क्लास सफल रहा। सारे बच्चे ध्यान से देखना। इसका वेलोसिटी कैसा होगा? ऐसा होगा बच्चों, कितना होगा? ओमेगा इंटू आर। कैसा होगा डायरेक्शन? टेंजेंशियल। रेडियस से 90 डिग्री पे टेंजेंशियल। सी से आर क्रॉस पी, पी किधर है? इनटू द प्लेन, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90। एल अबाउट सी हो जाएगा आर एम ओमेगा आर और साइन 90। यू कैन अंडरस्टैंड दिस। आर और वेलोसिटी में 90 डिग्री एंगल है, और डायरेक्शन ऊपर हो जाएगा के कैप, एम ओमेगा आर स्क्वायर के कैप। क्या ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है? ओके नहीं सर, दिस इज कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट है एंड डायरेक्शन में भी कांस्टेंट है। किधर है के कैप? इधर। यहां पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इधर हो जाएगा।
आर क्रॉस पी इधर ही होगा। दो बच्चे निकल गए, 48 का 3 बच्चे निकल गए। एल अबाउट ओ, अब देखो ओ के अबाउट एल निकालना है। देखना सारे बच्चे ध्यान से देखना, दिस इज आर, स्ट्रिंग अभी बोर्ड के प्लेन में है और वेलोसिटी कैसा है अभी, अभी इस सिचुएशन में बोर्ड के परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन। आर और पी के बीच में अभी भी एंगल 90 डिग्री है बच्चों। तो आर के जगह पे हो जाएगा एल एम, वी हो जाएगा ओमेगा आर और साइन 90, अभी भी 90 डिग्री। व्हाट विल बी द डायरेक्शन, आर क्रॉस पी, लुक एट हियर, ये वेक्टर और ये वेक्टर के परपेंडिकुलर, इस वेक्टर के परपेंडिकुलर इधर हो जाएगा। आर क्रॉस पी, लुक एट द थंब, इधर जा रहा है, इधर इसके परपेंडिकुलर। अगर पार्टिकल यहां पे आया तो आर क्रॉस पी यहां पे डायरेक्शन इधर हो जाएगा बच्चों, इधर। तो यहां पे एन कैप ले रहा हूं कुछ, ये डायरेक्शन एन कैप ले रहा हूं, ये एम ओमेगा आर एल, दिस इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, but direction changes with time. बच्चों ये समझना ये कितना अच्छा सा सवाल है। ओ के अबाउट इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम मैग्नीट्यूड में तो कांस्टेंट है बट डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा। बट सी के अबाउट मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, डायरेक्शन भी कांस्टेंट, हर मोमेंट पे चेंज हो रहा है। ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, एल घूम रहा है। बच्चों सुनाई दे रही है क्या, डिस्कनेक्ट हो गया था? Yes, sir. इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है। क्लियर? शायद लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा दिया था क्या, dl by dt for a system that is equal to Net torque. net torque, net external torque.
अगर मैं बात करूं, ध्यान सुनना, इसको एनालाइज करते हैं। मैं बात करूं कि O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है। अब यहां पे देखना, L एंड टॉर्क मस्ट बी अबाउट सेम पॉइंट और सेम एक्सिस, जिसके बाद भी कर रहा हूं। अभी मैं पॉइंट O के अबाउट ले रहा हूं। देखते हैं O के अबाउट नेट टॉर्क है क्या? टॉर्क ऑन द पार्टिकल अबाउट O। पार्टिकल पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है बच्चों? टॉर्क ऑफ mg प्लस टॉर्क ऑफ टेंशन, यही तो दो फोर्स लग रहा है O के अबाउट। टॉर्क ऑफ टेंशन क्या कह सकते हैं? जीरो है, बिकॉज टेंशन का जो फोर्स है इसी पॉइंट से पास कर रहा है। mg का टॉर्क है O के अबाउट। ये बहुत ही बढ़िया सवाल, तुम दोबारा भी वीडियो देखोगे ना तो इसमें से बहुत इनसाइट चीजें निकलेगी। O के अबाउट mg का टॉर्क है, mg का, तो mg का टॉर्क O के अबाउट लेंगे तो mg का लाइन ऑफ एक्शन बढ़ा दिया, r क्रॉस mg है। डायरेक्शन देखो तो, व्हेयर इज द डायरेक्शन? into the plane. इनटू द प्लेन। टॉर्क ऑफ mg कुछ है O के अबाउट, बट दिस टॉर्क इज perpendicular to board plane अभी उसके बाद चेंज हो जाएगा तो अलग हो जाएगा। कहने का मतलब दैट इज परपेंडिकुलर टू L। L देखो अभी बोर्ड के प्लेन में L, देखा, ध्यान से समझना। टॉर्क O के अबाउट है, लेकिन वो O के अबाउट जो टॉर्क है वो एंगुलर मोमेंटम के परपेंडिकुलर है कि नहीं? तो एक कंक्लूजन ड्रॉ करो, जितना बच्चों को समझ में आया इट्स ओके। बच्चों अगर एक्सलेशन जो होता है, एक्सलेशन इफ परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, बताना क्या होता है? अगर एक्सलेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, याद करो क्या चेंज होता था? Direction. Magnitude constant. Can we say in the same way? फोर्स मतलब ए का मतलब अब फोर्स कर सकते हैं, अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा। सिमिलरली अगर टॉर्क, वेलोसिटी का मतलब मोमेंटम, अगर टॉर्क L के परपेंडिकुलर है if torque is perpendicular to L, then can you guess? Only direction of L will change. Magnitude will remain constant. ईशान जाम्बरे, is it clear? सिमिलरिटी मैंने दिखाया। फोर्स अगर मोमेंटम के, अगर मोमेंटम P इधर है, फोर्स इधर है, मैंने सर्कुलर मोशन इसे में पढ़ाया है, एक्सेलेरेशन से बताया था, तो क्या होगा? ओनली
डायरेक्शन विल चेंज। सिमिलरली अगर एल इधर है, टॉर्क इधर है, ओनली डायरेक्शन ऑफ एल विल चेंज। इज इट क्लियर बच्चों? अब आईआईटी इसका सवाल बड़ा अच्छा से पूछा, इस पे एक सवाल बहुत पहले पूछा। बहुत सारे बच्चे होली मनाने जा रहे हैं, उसने पूछा था टॉर्क इज कितना अच्छा, आईआईटी देखो कितना अच्छा से सवाल पूछता है। कहा किसी बॉडी पे टॉर्क लग रहा है किसी एक्सिस के अबाउट, उस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम है एल, और टॉर्क ए क्रॉस एल है, ए इज सम वेक्टर। not parallel to L. अब बताना in this case what conclusion you can draw. बच्चों टॉर्क पैरेलल नहीं, टॉर्क नॉन जीरो हो गया, सो L will change। क्या होगा? बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन या ओनली मैग्नीट्यूड या ओनली डायरेक्शन, L will remain constant। क्या आंसर होगा बच्चों? कैन यू टेल मी क्या आंसर होगा? सारे बच्चों ने सी जवाब दिया है। रीजन इज टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज परपेंडिकुलर टू एल। कहां से? क्रॉस प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट से। और जब ऐसा होता है तो ओनली डायरेक्शन ऑफ एल विल चेंज। अब बच्चों ध्यान से सुनना, अभी अभी सी के अबाउट जो आया था, अभी सी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट आया, सी के अबाउट कांस्टेंट आया, तो सी के अबाउट नेट टॉर्क जीरो होगा, तभी तो कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, नेट टॉर्क मस्ट बी जीरो। तो किसका टॉर्क है सी के अबाउट? mg का और t का। तुम बता सकते हो कि सर जितना टॉर्क mg का होगा सी के अबाउट उतना ही टॉर्क या टेंशन का होगा, तभी तो नेट टॉर्क जीरो है। लेकिन कहोगे सर कैसे मैं बताऊं, मैंने टॉर्क एल नहीं कैलकुलेट किया, नहीं देखा, तो मैं ऐसे कहूंगा देन यू कैन डू इट बाय द फोर्स रिजोल्यूशन। टी का कंपोनेंट ले लो, टी कॉस थीटा इधर और टी साइन थीटा। टी साइन थीटा का कंपोनेंट सी से पास कर रहा है इसलिए टॉर्क जीरो, और टी कॉस थीटा mg बैलेंस कर रहा है, नेट फोर्स जीरो है पार्टिकल पे इधर, तो जितना टी कॉस थीटा का होगा उतना ही mg का होगा, इससे भी पता चल गया जीरो। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट, नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू rate of change of angular momentum। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन है, जहां टफ सवाल में रोटेशन में बहुत टफ सवाल पूछता है, तो ये बड़ा हेल्प करेगा।
लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ये सब किए थे, उससे भी ज्यादा इसमें दिमाग लगेगा। अगर टॉर्क एक्सटर्नल 0, लेकिन टॉर्क का कोई मतलब नहीं होता, किसके अबाउट 0, किसी पॉइंट के अबाउट, किसी एक्सिस के अबाउट, अबाउट ए पॉइंट और एक्सिस जो भी है, देन angular momentum about the point या axis will remain conserved. This is called principle of conservation of angular momentum. यार ये समझ में आया कि नहीं? ये 0 है, ये 0 अगर dl by dt 0, तो ये 0, इसका मतलब क्या रहेगा? L कांस्टेंट। ध्यान क्या देना है बच्चों? ध्यान ये देना है कि जिसके अबाउट टॉर्क देखेंगे उसी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे। ऐसा नहीं कि टॉर्क देख रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करा है किसी और एक्सिस के अबाउट। ये बहुत ध्यान से देखना है। कोई सर एक दो सवाल करा दो तभी तो समझ में आएगा। शुड आई रब इट? देवेंद्र पाटिल, एक सवाल लेते हैं, बहुत ही सिंपल। जो डिस्क है और वो एक वर्टिकल एक्सल के अबाउट फ्रीली रोटेट कर रहा है। और इसका मास m, रेडियस r। Now another identical disk is placed gently over the first disk coaxially. बच्चों ये ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा था, एक आइडेंटिकल डिस्क लिया और कोएक्सियली, दोनों का एक्सिस सेम है, ऐसे जेंटली प्लेस कर दिया। And this one is rotating with angular velocity omega naught. अब बच्चों क्या होगा? There will be relative slipping. रिलेटिव स्लिपिंग होगा, दिस डिस्क विल स्लो डाउन, इसको एंगुलर वेलोसिटी मिलेगा क्योंकि इस पे फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क लगेगा, सो देयर विल बी रिलेटिव स्लिपिंग।
So there will be relative slipping for some time, then they start rotating with common angular velocity and friction will cease find the common angular velocity. बहुत ही छोटा सा सवाल लिया बच्चों, बहुत छोटा सा सवाल। कुछ बच्चे छोड़ के जा रहे हैं, बच्चों छोड़ के क्लास मत जाना, नहीं समझ में आएगा आगे। अंशतंबत, अगर मैं बात करूं, इन दोनों को सिस्टम ले लिया, इफ वी टेक दिस टू एज ए सिस्टम, फ्रिक्शन का टॉर्क लगेगा, लेकिन वो फ्रिक्शन इंटरनल फोर्स है, इंटरनल फोर्स का टॉर्क है। और इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है बच्चों? एक्सल लगा रहा है, लेकिन एक्सल तो उसी पॉइंट से पास कर एक्सल का फोर्स। तो इस एक्सिस के अबाउट एक्सटर्नल फोर्सेस का टॉर्क 0। सो सॉल्यूशंस कैसे लिखोगे, पूरा ध्यान देना है। नो टॉर्क ऑफ एक्सटर्नल फोर्स about the axis, so angular momentum will remain conserved. यहाँ एक्सटर्नल को अंडरलाइन कर देना। Angular momentum Li initially, finally Lf। इतना प्यार से समझा रहा हूं। Li एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज I नॉट है बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, दूसरा तो रेस्ट में था, डायरेक्शंस k कैप लिखा नहीं, मान लेते हैं k कैप उधर ऊपर को। Lf दोनों साथ में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, दोनों आइडेंटिकल है, तो नेट हो जाएगा 2I नॉट into omega. Omega comes out as omega by naught by 2. हर्षिता रंजन, क्या ये सवाल समझ में आया? सॉल्यूशन समझ में आया? हर्षिता तो क्लास नहीं कर रही है। ऋषिकेश बड़गुजर, ये जीत नाम से कौन है? अच्छा बताना, कॉमन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा निकल गया। आप देखो जेई में ऐसे सवाल पूछता है, व्हाट इज नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स? फ्रिक्शन का नेट वर्क डन सिस्टम पे कितना है, इसी सवाल में। कॉमन एंगुलर वेलोसिटी नहीं पूछा, बी पार्ट में ये पूछ दिया। सारे बच्चे ध्यान सुनना।
अगर मैं बात करूं सिस्टम के लिए तो कोई पोटेंशियल एनर्जी में तो चेंज हो नहीं रहा है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मतलब फ्रिक्शन ही है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से कैन वी से दैट कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो होगा इंटरनल फोर्स है ऑल्दो, बट वो वर्क करेगा दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये तो जीरो है। मतलब सिस्टम का जो काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ है वही वर्क डन बाय फ्रिक्शन है। तो बच्चों ये हो जाएगा kf माइनस ki। देखो kf क्या है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइनली हाफ, एक का आई नॉट दूसरे का भी आई नॉट, 2 आई नॉट हाफ आई, कॉमन एंगुलर वेलोसिटी जो है ओमेगा नॉट बाई 2 है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस इनिशियल तो सिर्फ एक के पास था हाफ आई नॉट, एक ही रोटेट करा था काइनेटिक एनर्जी, एंड इफ यू चेक इट ये आ जाएगा हाफ आई नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, चेक इट 1/4 आई नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये माइनस साइन आएगा, ये बड़ा है ये छोटा है। So friction will do negative work on the system और total negative work इतना हो जाएगा। अब जे मेन वाले भी ना स्टैंडर्ड नहीं पूछते, थोड़ा लीक से हट के पूछते हैं। पूछ देगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन फर्स्ट डिस्क, पूरा नहीं पूछेगा, सिस्टम पे नहीं पूछेगा, फर्स्ट डिस्क पे। तो फर्स्ट डिस्क पे देख लेते हैं फ्रिक्शन कितना लग रहा है। तो फर्स्ट डिस्क का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, so work done by friction on first disk is equal to change in kinetic energy of the first disk, और ये निगेटिव होगा बच्चों। अगर पूछा जाए वर्क डन ऑन द फ्रिक्शन ऑन द सेकेंड डिस्क का चेंज काइनेटिक एनर्जी लिखोगे, फाइनल कितना है काइनेटिक एनर्जी, हाफ आई ओमेगा नॉट ओमेगा स्क्वायर जो भी है, और इनिशियल कितना था 0। ये वर्क डन क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव आएगा, चेक इट, समझना। सेकेंड डिस्क पे वर्क डन जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। रीजन इज कि फ्रिक्शन ने इसके काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाया है, फ्रिक्शन ही तो रोटेट करवाया है, फ्रिक्शन विल डू पॉजिटिव वर्क ऑन दिस। लेकिन अगर हम इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव ऐड करेंगे तो दोनों का समेशन 0 नहीं आएगा, कुछ नेगेटिव आ जाएगा और वो इतना आएगा। किशोर पाटिल कुछ दिमाग में गया, कुछ बच्चों को नहीं जाएगा बिकॉज ये नहीं पढ़े हैं। जिसको वर्क डन नहीं पता है, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स नहीं पता है, उनको कुछ दिक्कत होगी। प्रसाद गीते तुझे तो समझ में आ रहा होगा। Yes, sir. बच्चों हमने यहाँ पे सवाल ऑल दो कौन से करवाया, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का, लेकिन उसके साथ और भी क्या पूछा जा सकता है वो भी एनालिसिस किया है। और ये जरूरी नहीं कि तुम्हें 100% समझ में आया हो, जब तुम दोबारा देखोगे, जब खुद सवाल सॉल्व करोगे, जब सवाल आएगा तो तुम्हें याद आएगा सर ने ऐसा कुछ कहा था, तो तुम्हारा दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। डोंट वरी कि पूरा नहीं समझ में आया, लिख लिया करो। लेकिन मैं एक सवाल लेता हूँ, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का कोई सर थ्योरी पढ़ा रहे हो, सिर्फ मजा नहीं आ रहा है, कुछ तो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिखाओ। बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल दिखाते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। बच्चों तुम्हारे घर पे हो सकता है व्हील चेयर हो, जिसको बैठ करके ना तुम टेबल पे पढ़ते हो और खूब घूमते मस्ती करते रहते हो।
या नहीं तो ऑफिस जाओ, फैकल्टी रूम में बहुत सारे चेयर रखे हुए हैं, चुपके से कभी एक चेयर पे बैठना और उसको ना थोड़ा टर्न करो, या किसी दोस्त को कह दो थोड़ा टर्न कर दो, और पैर पैर फैला करके, हाथ भी थोड़ा फैला करके और टर्न लो, कुछ वेलोसिटी से, जैसे भी हो पैर से किसी दूसरे को पुश करके टर्न लो, थोड़ा सा स्पीड गेन कर लेना और सडनली पैर को अब क्या करो, पुल कर लो अपनी तरफ, सिकुड़ लाओ, हाथ को भी पुल कर लिया। यू विल फाइंड दैट कि दिस स्पीड बिकम्स वेरी हाई, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और हो सकता है अगर सही से बैलेंस नहीं किया तो गिर भी सकते हो। तो बच्चों अपने रिस्क पे करना, और ये मत कहना कि सर ने कहा था, या किसी दूसरे से करवा लेना, तो ऐसा होगा। तुम लोग ओलंपिक्स में या किसी में जिम्नास्ट को देखते होगे, वो टर्न कर रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, हाथ फैला के टर्न ले रहा और सडनली जंप करता है ऊपर, और जब जंप करने के बाद क्या होता है, अपने हाथ को, पैर को एकदम नजदीक ले आता है, देखो उसका स्पीड बढ़ जाता है। वाई स्पीड इंक्रीजिंग? बिकॉज अगर हाथ दूर है, बॉडी से दूर है हमारे मासेज, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, और उसका कुछ एंगुलर वेलोसिटी है। बच्चों आई ओमेगा हो गया एंगुलर मोमेंटम, और जब हाथ को सिकोड़ लिया, हाथ को पास में ले लिया, तो ये किस फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग किया है? इंटरनल फोर्स के कारण, हमारे बॉडी का मस्कुलर पावर ने हाथ को पुल किया, एक्सटर्नल फोर्स का टॉर्क नहीं। मैंने कहा कि जब जिम्नास्ट घूम रहा और जंप करता है, जंप करने के बाद ये लेता है, तो जंप किया, कोई फोर्स नहीं, एमजी है, एमजी तो सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, कोई टॉर्क नहीं है, हाथ को पास लिया, एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व, और बाद में आई डैश कम हो जाएगा, आई डैश डिक्रीजेज, सो ओमेगा डैश इंक्रीज। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? ये प्रैक्टिकल तुम कर सकते हो, चेयर पे तुम अपने घर पे करना, थोड़ा धीरे धीरे करना, गिरना मत। किसी ने किया है, किसी को ध्यान में है कि हाँ ऐसा होता है? एनीवन? बच्चों आईआईटी ने एक सवाल पूछा था 2002 में, उस समय स्क्रीनिंग और मेंस होता था। कहा एक व्हील है जो हॉरिजॉन्टल सर्कल में रोटेट कर रहा है, वर्टिकल एक्सिस के बाद टर्न टेबल रोटेट कर रहा है फ्रीली अबाउट दिस एक्सिस, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं। एंड देयर इज एन इंसेक्ट कैसे बनाऊंगा? चलो ये तो अच्छा बन गया इंसेक्ट। एक इंसेक्ट है जो अभी सरकमफ्रेंस पे है, और ये सिस्टम रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से। Now insects start crawling along a cord. Insect starts with constant velocity with respect to the disk.
अब बताना इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा. एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन, सॉरी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क विल remain conserved or increase or decrease. First increase, then decrease. Will remain conserved या increase या decrease या first increase then decrease या first decrease then increase, है ना. ऐसा कुछ सवाल है. तो सुनना, अगर हम टेबल की बात करें बच्चों, ये डिस्क का, तो इसका तो आई चेंज नहीं हो रहा, और ये अगर क्रॉल कर रहा है तो वो क्रॉल किस फोर्सेस का हैंड कर रहा है? इंटरनल फोर्सेस का हैंड. किसका इंटरनल फोर्स? इंसेक्ट और डिस्क का. एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है इस एक्सिस के अबाउट. सो एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व. अब बात करते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो ओमेगा चेंज होगा या रहेगा कांस्टेंट. तो अगर सर एंगुलर मोमेंटम होता है आई इंटू ओमेगा, आई में क्या हो जाएगा बच्चों? आई ऑफ द डिस्क प्लस आई ऑफ द इंसेक्ट. अब ये तो कांस्टेंट है. व्हाट अबाउट द आई ऑफ द इंसेक्ट? विल इट इंक्रीज और डिक्रीज? बच्चों डिस्टेंस कम हो रहा है, सो आई क्या होगा? फर्स्ट डिक्रीज, यहां तक आएगा और फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा बच्चों, एंड देन इंक्रीज. अब आई ओवरऑल फर्स्ट डिक्रीज और देन इंक्रीज, तो ओमेगा क्या हो जाएगा? First increase, then decrease. फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज. सो ओमेगा बच्चों ऐसा हो जाएगा, इनिशियली ऐसा ओमेगा विल इंक्रीज, एक पॉइंट पे मैक्सिमम जाएगा और फिर डिक्रीज होगा. फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज. और जब यहां पहुंच गया तो फिर से एंगुलर वेलोसिटी उतना ही हो जाएगा. कहोगे सर आपने जो कर्व्ड बनाया वो कर्व्ड होगा ओमेगा वर्सेस टाइम, या ऐसा होगा? then I will say that बच्चों स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा. रीजन इज इतना इक्वल टू आई नॉट ओमेगा नॉट. जब ये आई जो जाओ इधर ले जाओगे तो ये लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम ले होगा. यू कैन राइट दिस, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होगा. सो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये तो कह सकते हैं. तो ये ऑप्शन ऐसा दिया होता, दिस विल बी द करेक्ट रफ स्केच. So this is good questions asked in IIT in 2002. एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का एक और सवाल लेते हैं. इसके बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे. एक बच्चों टर्न टेबल है विच कैन रोटेट फ्रीली अबाउट इट्स एक्सिस. कोई जाएगा नहीं क्लास छोड़ के. सर्वेश क्लास तो मिस कर रहा है आजकल. There is a horizontal rotating disc which can rotate freely about its vertical axis. Initially, the disc is at
rest and a man की जगह boy ले लेते हैं, and a boy is standing on its circumference. यहां लिखा है circumference. यहां पे एक आदमी को खड़ा कर दिया, और सिस्टम रेस्ट में. Now boy starts walking along circumference with speed v naught with respect to the disk. Find angular velocity with which the disk will start rotating. अब बच्चे ये कॉमन सा सवाल है, तो एक पार्क में जाओ और रेस्ट में रहता है, मान लो ऐसा डिस्क है ना, तो एकदम आराम से खड़ा रहो डिस्क रेस्ट में, बट वंस यू स्टार्ट्स वॉकिंग, तुम अगर वॉक करते हो, सपोज ये मैन ने इधर वॉक करना शुरू किया, क्या लग रहा है ये डिस्क किस सेंस में रोटेट करेगा? 1 या 2? 2 सेंस में रोटेट करेगा, बिकॉज अगर मैन इधर वॉक करना शुरू किया, डिस्क सपोज रेस्ट में है, तो उसका एक एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा इधर. इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0 था सिस्टम का, एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व. तो मैन का अगर एंगुलर मोमेंटम इधर हुआ तो डिस्क ऐसे रोटेट करेगा, उल्टा रोटेट करेगा, 2 के सेंस में रोटेट करेगा, सो दैट एंगुलर मोमेंटम विल बी इन दिस डायरेक्शन, और नेट एंगुलर मोमेंटम शुड बी 0. तो इसे इसको कैसे करेंगे? तो मान लेते हैं सपोज ये मूव करना शुरू किया ओमेगा डैश से इस डायरेक्शन में, डिस्क बिकॉज ऑफ द मैन जो मूव कर रहा है. और तुम क्लास होता ऑफलाइन होता तो और अच्छे समझाते हैं कि जब तुम वॉक करोगे ना, ये मैन इधर जा रहा है तो इस पे फ्रिक्शन मैन पे इधर लगा, फ्रिक्शन है जो कि मैन को मूव करा रहा है, तो मैन पे फ्रिक्शन अगर इधर लग रहा है तो मैन टेबल पे फ्रिक्शन इधर लगाएगा, तो टेबल पे इधर फोर्स लगेगा फ्रिक्शन का, उसका एक टॉर्क होगा, दैट्स व्हाई दिस स्टार्ट्स रोटेटिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन. मैकेनिज्म भी समझा दिया, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से तो हमने समझा है. अब हम लोग कहते हैं इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम. इनिशियल तो 0 था, फाइनल डिस्क का देखो, डिस्क का मोमेंट एंगुलर मोमेंटम सपोज मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, सिर्फ डिस्क का ओमेगा डैश इधर है, इसको इनटू द प्लेन है तो माइनस के कैप ले लेता हूं, माइनस. अब बच्चों बताना, मैन मूव कर रहा है वी नॉट से, डिस्क के रेस्पेक्ट में वी नॉट है, बट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो किस स्पीड से सर्कुलर पाथ पे जा रहा है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना है? डिस्क के रेस्पेक्ट में वी नॉट बाई आर एंगुलर वेलोसिटी बच्चों. एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क, V plus omega R.
तो जो v नॉट बाई आर से इधर जा रहा है और द होल डिस्क इज रोटेटिंग इन दिस सेंस, उल्टा सेंस में रोटेट कर रहा है, तो नेट आगे कितना जा रहा है मैं बताऊं, V minus omega. m इंटू वी नॉट बाई आर माइनस ओमेगा डैश, ये हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन दिस सेंस। और मैन का मास स्मॉल एम ले लिया, रेडियस आर ले लिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम आर स्क्वायर, तो आई इंटू ओमेगा, और ये हो गया के। क्लियर? यहाँ पे आई किसका है बच्चों, ये इसका आई है ना। तो अगर मैं चेक करूं तो एम आर स्क्वायर, मैन का मास एम आर स्क्वायर इंटू वी नॉट बाई आर, दिस इज इक्वल टू, इसको इधर लेके चले जाते हैं, आई प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश। ओमेगा डैश इज स्मॉल एम, मैन का मास, आर स्क्वायर वी नॉट बाई आर, आई डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क का कैपिटल एम दिया हुआ तो कैपिटल एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा बच्चों। ये बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, तो इसको ना एक बार और समझा देता हूं। पहले तो कॉमन सेंस है बच्चों, देखना एक प्लैंक है और ये ऐसा सवाल मैंने लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन में किया हूं, करवाया हूं, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको नहीं पता चलेगा। अब सुनना, अभी मैंने कहा कि मैन इसके रेस्पेक्ट में जा रहा है वी नॉट वेलोसिटी से, सपोज, और ये प्लैंक जो है ना वो इधर जा रहा है वी डैश से, तो मैन का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना है, पहले कॉमन सेंस समझो। अगर ये प्लैंक रेस्ट में होता है तो ये इसके रेस्पेक्ट में वी नॉट से जा रहा है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी वी नॉट होता है, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में वी नॉट जा रहा है आगे और होल प्लैंक जा रहा है पीछे वी डैश से, तो ये कह सकते हो कि वी नॉट आगे और फिर ये वी डैश पीछे, इतना वेलोसिटी से आगे जा रहा है। ये बात समझ में आई क्या? पहले कॉमन सेंस से समझो। यार मला काय होतंय रे? शारस, इज इट क्लियर? हाँ सर। सर इसको सर, वो फॉर्मूला रिलेटिव ओमेगा, मोशन से भी बताऊंगा, पहले तो ये समझो इतना, मतलब पहले देखो फिजिक्स रियलाइज करो, देन वी विल मूव टू फॉर्मूला। समर्थ बोल लो, कुछ कहना चाह रहे हो? सर वो ओमेगा डैश इक्वल टू क्या लिखा है नीचे? ठीक है, आता हूं, इस पे आता हूं, पहले यहाँ पे समझा रहा हूं, को समझ लो। अब इसको मैं फॉर्मूला के फॉर्म में लिखता हूं बच्चों। ये होता है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। दिस इज द फॉर्मूला बच्चों रिलेटिव मोशन। मैन स्टार्ट में जी लास्ट में, मैन स्टार्ट में जी लास्ट में, एक तीसरा फ्रेम आ गया। मैन विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक कितना है, वी नॉट, यहाँ वी नॉट आई कैप लिख लिया, प्लस, देखना प्लस है, वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, प्लैंक का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में किधर है, वी डैश है, किधर, माइनस आई कैप। यही चीज मैंने कहा था कॉमन सेंस। सिमिलरली एंगुलर वेलोसिटी में भी यही फंडा होगा। तो शारस देखना,
मैन जा रहा है इस पे v नॉट से, मैन का एंगुलर वेलोसिटी है v नॉट बाई r, किसके रेस्पेक्ट में? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू डिस्क। लेकिन डिस्क रोटेट कर रहा उल्टा, तो मैन जितना इधर चलेगा और डिस्क के कारण थोड़ा पीछे आ जाएगा, तो नेट एंगुलर वेलोसिटी मैन का कितना हो जाएगा? v नॉट बाई r और माइनस ओमेगा डैश। क्या ये सवाल क्लियर हुआ क्या? हाँ सर, आ गया आप समझ में। अब समर्थ आप बताना कि क्या दिक्कत है, कहाँ पे दिक्कत है? सर मेरा बोर्ड ब्लर था ना, इसकी वजह से वो नीचे का नहीं दिख रहा था। तो वो कर लोगे, सॉल्व कर लो, तू कर लोगे, मुझे पता है। बच्चों अभी तक तो छोटे छोटे सवाल कर रहे थे, एक बढ़िया सवाल तो बनता है कि नहीं? अनन्य प्रणव, यस सर। इससे पहले भी बढ़िया सवाल किए हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ कोनिकल पेंडुलम, बहुत बढ़िया सवाल है, कंसेप्चुअल है। एक सवाल ले रहा हूं, बच्चों एक रॉड है, दिस इज लाइंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। क्लास का क्या करना, कुछ बच्चे छोड़ के जा रहे हैं क्लास, 48 से 36 पहुंच गया, 12 बच्चे निकल गए। वाह, क्या सिंसियरिटी है तुम लोगों का। वेदांत सिंधे, तुझे भी जाना है? क्या सर? जाना है या क्लास करना है? होली खेलने जाना है? नहीं सर, नहीं, क्लास करूंगा ना। करते यार, होली होली क्या है, होली तो खेलेंगे, अगले साल भी खेलेंगे। हाँ हाँ सर। अच्छा, एक रॉड है जिसका मास m ले लिया और लेंथ l ले लिया, और ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे है। और एक पार्टिकल आया, इसको ना v नॉट वेलोसिटी से इसको हिट किया नॉर्मली। अब बताओ, अगर इसको हिट करेगा, स्मॉल m मास का है, कैपिटल M मास का है, क्या लगता है कि ये रॉड रेस्ट में रहेगा या रॉड रोटेट करना शुरू करेगा? रोटेट करेगा सर। रोटेट करेगा। क्या सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कॉलिजन में कंजर्व रहेगा या चेंज होगा? सिस्टम क्या है? बॉल प्लस रॉड। इज देयर एनी एक्सटर्नल फोर्स? नो सर, कंजर्व रहेगा। नहीं कंजर्व रहेगा, बिकॉज मैं यहां पे बताऊं, दिस इज हिंज्ड, सो हिंज में अप्लाई सम फोर्स। अगर हिंज ने कुछ फोर्स लगाया, हिंज कुछ फोर्स लगाएगा, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स है। मैं बता रहा हूं कि किसी केस में नहीं भी हो सकता है, हिंज मे नॉट अप्लाई, बट अभी तो अप्लाई करेगा, वो मैं बाद में बता दूंगा कि क्यों अप्लाई करेगा। सो एज hinge will apply force, so linear momentum। साक्षी नहीं है क्या क्लास में? आज कुछ पूछी नहीं है साक्षी? सूर्यवंशी नहीं है? कौन है सर? अरे है वही तो, मुझे लगा तो सिंसियर बच्ची है, कुछ भी पूछी नहीं आज तक, अभी तक। आज इनिशियली हिंज विल
hinge will apply force, so linear momentum of rod plus ball system will not remain conserved. सारे बच्चे लिखेंगे will not remain conserved. Linear momentum. अब बात करते हैं सर, अभी तो आपने पढ़ा एंगुलर मोमेंटम. क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा? क्या एक्सटर्नल फोर्स है यहाँ पे? यस, एक्सटर्नल फोर्स है. तो एक्सटर्नल टॉर्क है? यस, एक्सटर्नल टॉर्क है. लेकिन कौन सा एक्सिस के अबाउट? कौन सा एक्सिस चूज करें? क्या ये एक्सिस चूज करें? सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड? दिक्कत होगी. नहीं सर, एक्सिस इसके अबाउट लेंगे एक्सिस तो along हिंज the का hinge. फोर्स का टॉर्क होगा. अब अनन्य का दिमाग चला, कुछ बच्चों का चलता है और चलते चलते निकल जाता है, वापस ही नहीं आता है. तो बच्चों वापस लाना है, दिमाग चलाओ लेकिन वापस लेकर आ जाओ दिमाग को. इसके अबाउट लेते हैं. इसके अबाउट अगर हम बात करें टॉर्क का, तो एक्सटर्नल फोर्स तो उसी पॉइंट से पास कर रहा है. टॉर्क अबाउट hinge that is equal to 0. So angular momentum about hinge will remain conserved. Is it clear? Angular momentum about hinge will remain conserved. So पहला सवाल A पार्ट ले रहा हूं. If after collision ball come to rest, then find omega, with which rod will start rotating. सॉल्यूशंस क्या लिखोगे बच्चों? आज ये सीख लिया, सोचो आज का क्लास सफल रहा. सॉल्यूशन आज ये सीख लो. अप्लाइंग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन about hinge point. लगा सकते हैं. So Li is equal to Lf. इनिशियल एंगुलर मोमेंटम रॉड का तो 0, पार्टिकल का सिर्फ है, तो m v नॉट मोशन का यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r क्रॉस p इधर है पॉजिटिव. Lf पार्टिकल का 0, रॉड विल स्टार्ट सपोज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. क्या लिखूं बच्चों रॉड का? I कितना लिखूं? ml स्क्वायर बाई 12 या ml स्क्वायर बाई 3? ml Three. square by ml square by ml स्क्वायर बाई 3 बिकॉज रॉड इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है. इसके अबाउट I इतना. अब सब कुछ याद कर लिया, सब कॉन्सेप्ट लगाए, ये गलत दे दिया तो सारा मेहनत पे पानी फिर जाएगा. सो ओमेगा आ जाएगा बच्चों क्या आ जाएगा देख लो, 3 v नॉट बाई
एल और ऊपर में स्मॉल एम, नीचे में कैपिटल एम, है ना। अब कोलिजन कौन सा टाइप का था नहीं दिया था, कुछ हो सकता है, कुछ भी हो, या तो इलास्टिक हो सकता है या इनइलास्टिक हो सकता है या परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक तो नहीं है बिकॉज पार्टिकल ये रेस्ट में और ये मूव करना शुरू कर दिया। अच्छा बताना, कोई भी कोलिजन हो, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है अभी? v नॉट है। वी नॉट, मैं पूछूं व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? ई वी नॉट। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज, ये तो पार्टिकल रेस्ट में आ गया कोलिजन के बाद, दे दिया मैंने कम टू रेस्ट। ये पॉइंट जिस पॉइंट पे कोलाइड किया वो पॉइंट ओमेगा इंटू एल से जा रहा है और ये रेस्ट में है, तो ओमेगा एल हो जाएगा। ओमेगा एल देख लो, 3v0 बाई कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम। अब बताना, अगर इलास्टिक होता है तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होता है। अगर इनइलास्टिक होता है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कम होता है। पूछा जाए स्मॉल एम और कैपिटल एम में क्या रिलेशन होगा? कहोगे सर कोलिजन या तो इलास्टिक होगा या इनइलास्टिक होगा। दिस इंप्लाइज velocity of separation must be less than or equal to velocity of approach. That implies 3v0 by capital M small m must be less than equal to v0. This implies capital M by small m must be greater than equal to 1/3। ये कैपिटल एम इधर चले गए, स्मॉल एम नीचे आ गए। कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम मस्ट बी ग्रेटर देन 3। अगर ये इक्वल टू 3 है तो इलास्टिक है, ग्रेटर है तो इनइलास्टिक है, और कहेगा लेस है तो कहोगे डेटा इनसफिशिएंट होगा बच्चों, तो ऐसा होगा नहीं। इज इट क्लियर? कोई सा वेलोसिटी अप्रोच है वेलोसिटी सेपरेशन से कर रहे हो, देयर इज अनदर मेथड, तुम वैसे भी कर सकते हो, एक और मेथड से यूज कर सकते हो सर इसी चीज को एक और मेथड। अनन्य रुक जाओ एक सेकेंड, उसका लेता हूं तुम्हारा डाउट। कोई अल्टरनेट मेथड इस कॉन्सेप्ट को ऐसे बता सकता है, सेम चीज को, कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी that must be less than or may be equal to initial kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा नहीं, या तो घटेगा, एनर्जी का लॉस होगा, या कांस्टेंट है। तो इससे भी करोगे तो यही रिजल्ट आएगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अनन्य अब तुम पूछ लो। सर अभी यहाँ पे हमने बताया कि अगर रेशियो जो मासेस का रेशियो है तो वो अगर 3 के इक्वल रहा तो फिर इलास्टिक रहेगा, उससे कम रहा तो फिर इनइलास्टिक रहेगा। नहीं, लेकिन उससे सर हम ज्यादा, लोग जो उससे ज्यादा रहा तो इनइलास्टिक रहेगा, और उससे कम में तो फिर जो कंडीशन दिए थे कि छोटा पार्टिकल रुक जाएगा, वो रुकेगा नहीं, तो वो हाँ क्वेश्चंस गलत हो जाएगा। रुकेगा नहीं, कुछ वेलोसिटी से या रिबाउंड होगा या आगे जाएगा, ऐसा कुछ होगा, रुकेगा। हाँ सर, लेकिन हम लोग कोलिजन्स को तो फिर मटेरियल के प्रॉपर्टी पे डिफाइन करते हैं ना, तो मास पर से कैसे बता सकते हैं? हाँ, तो मटेरियल किस टाइप का है
उस पे डिपेंड करेगा। तो इसलिए तो मैंने मटेरियल का टाइप नहीं दे करके मैंने इंफॉर्मेशन दे दिया अनन्य कि कोलिजन के बाद वो रुक गया है। मटेरियल किस टाइप का है, कैसा कोलिजन है, वो तो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट भी तो है कि आपके कोलिजन क्या हो रहा है। ओके सर। हमने इंफॉर्मेशन हमने बता दिया ना, कोलिजन के बाद वो रुक गया। मैं कहता कोलिजन के बाद वो हाफ वेलोसिटी से वापस आ गया। अब ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्या कंडीशन होगा, तो कोई जो लॉ है वो वायलेट नहीं होना चाहिए, हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। इसलिए हमने कैपिटल एम स्मॉल एम का वैल्यू नहीं दे करके कैपिटल एम स्मॉल एम में दे दिया। क्या ऐसा हो सकता है? तो इसी सवाल में नन्हे अगर मैं कह दूं यहां पे कि स्मॉल एम में कैपिटल एम का वैल्यू मैंने दे दिया 3m और ये स्मॉल एम है, वी नॉट वेलोसिटी से हिट किया। मैंने कह दिया कोलिजन इज इलास्टिक। दे दिया कोलिजन इलास्टिक है, तो ये किस वेलोसिटी से रोटेट करना शुरू करेगा ये निकालना है। और m का जो फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन आफ्टर कोलिजन क्या होगा ये निकालना है। बात वही होगा, इलास्टिक हो इनलास्टिक हो, हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। बस इस सवाल के बाद क्लास छोड़ दूंगा आज का। अबाउट हिंज पॉइंट, ये सारे बच्चे नोट डाउन करेंगे। बहुत ही बढ़िया से सवाल है, सीखने वाला। आफ्टर कोलिजन सपोज रॉड स्टार्ट्स मूविंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और बॉल का वेलोसिटी किस डायरेक्शन मानू, आगे मानू या पीछे मानू बच्चों, जो बताओ। आदित्य, मुझे नहीं पता कि बॉल आगे जाएगा कि पीछे जाएगा, कोई भी डायरेक्शन ले लो। तो मान लेते हैं कि सपोज पीछे रिबाउंड हो गया वी डैश से। ओके, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, पहला इक्वेशन। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा बच्चों, सिर्फ पार्टिकल का है एम वी नॉट एल, वी नॉट इंटू एल, एम वी नॉट एल। के कैप को पॉजिटिव ले रहा हूं, एल एफ ये रोटेट करना शुरू किया ओमेगा से। अभी कैपिटल एम में लिख रहा हूं, बाद में कैपिटल एम का वैल्यू 3m पुट कर देना। एम एल स्क्वायर बाई 3 आई ओमेगा पॉजिटिव। लेकिन ये पार्टिकल का भी तो रेस्ट में नहीं है, पार्टिकल भी मूव कर रहा है, लेकिन किधर जा रहा है, पीछे जा रहा है। देखो इसका इनटू द प्लेन हो जाएगा, तो माइनस एम वी डैश इंटू एल, दिस इज इक्वेशन 1। हाउ मेनी अननोन्स आर देयर बच्चों, ओमेगा 1 वी डैश 2, 2 अननोन। वी नीड वन मोर इक्वेशन, क्या लिखें, वी नीड वन मोर इक्वेशन। लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन करते हैं सर। अनन्य, linear momentum will not remain वेलोसिटी conserved. ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच।
क्या बात है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिकॉज कोलिजन इज इलास्टिक, कोलिजन इज इलास्टिक। सो सेकेंड कॉन्सेप्ट जो होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जेआर बैच को दिक्कत हो रही होगी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन किसका, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जिस पॉइंट पे कोलाइड किया है वो पॉइंट का। बच्चों वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो है v नॉट, ये रेस्ट में था और ये v नॉट से जा रहा था। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन देखना बच्चों, ये जा रहा है ओमेगा एल से और ये v डैश ओमेगा से, एल प्लस वी। तो ओमेगा एल प्लस v डैश, दिस इज इक्वेशन 2। दो वेरिएबल दो इक्वेशन, यू कैन सॉल्व इट। अब इसमें कोलिजन कंसेप्ट तुम्हें समझ में आ गया। अगर इनइलास्टिक दिया रहता तो ई का वैल्यू दिया रहता या सम अदर इंफॉर्मेशन दिया रहता और सॉल्व करते। तो यही दो चीजें, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन को ही हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में लिखते हैं। ये कोलिजन में डिस्कस किया। आई होप बच्चों ये सवाल समझ में आ गया। ये सवाल समझ में आया तो आज का क्लास सफल रहा। कितने बच्चों को ये सवाल समझ में आया? 10-20%।